नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। स्वागत है साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। प्रोफेसर साहब, सबसे पहला सवाल कि बिहार अपने आप में कीर्तिमान बना रहा है और बिहार की सरकार कीर्तिमान बना रही है। 12 दिनों के अंदर 12 छोटे बड़े पुल नदी में बह गए हैं या उसके पिलर टूट गए हैं, पिलर धंस गए हैं। ये क्या हो रहा है? अब मुझे इसमें एक बात ये समझ नहीं आ रही चौधरी साहब कि इसी साल ये सब क्यों हो रहा। भाई जो पुल बने हैं या तो उसमें से 2-4 पुल ऐसे थे जो इस साल बने, बाकी तो वो पुराने पुल थे। पिछली साल भी वो पुल टूट सकते थे या उससे पहले भी टूट सकते थे। इस साल उन पुलों का टूटने का, अगर हालांकि मैं इसमें ज़्यादा अंधविश्वास में नहीं रखता भरोसा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक इशारा है ईश्वर का नीतीश कुमार जी को कि अभी भी जो वो आपने एनडीए की तरफ जो रुख कर रखा है ना, रुख बदल लो, नहीं तो ऐसे ही पुल टूटते रहेंगे। और एक कंपटीशन सा लग गया है कि कौन ज़्यादा नीचे गिरेगा, नीतीश जी ज़्यादा नीचे गिरेंगे या पुल ज़्यादा गिरेंगे। एक कंपटीशन भी लग रहा है ये। और कहीं ऐसा ना हो, आज मैं दिन में एक लोग से बात कर रहा था, एक नेताजी तो थे। आप जो आप सवाल उठा रहे हो, ये तो आप अंधविश्वास फैला रहे हो। इसका मैं मतलब सिर्फ एक अपनी मन की बात जो आई है वो कही है मैंने। प्रधानमंत्री भी मन की बात करते हैं, हमें आज भी अब भी कहने का, प्रधानमंत्री की तरह मन की बात हमें करने भी लगे। कहने का अधिकार है। हो सकता है इंडिया गठबंधन में आ जाए तो पुल गिरना बंद हो जाए, एक ईश्वरीय इशारा भी हो कहीं सकता ऐसा है। तो नहीं कि इसमें आपकी कोई साजिश हो? अब लो साहब, इसमें हमारी क्या साजिश होगी साहब, ये तो ईश्वरीय इशारा है, ये दैवीय आपदाएं हैं। हो सकता है आपका इसमें सहयोग कुछ ना हो। ये भी तो हो सकता है कि गठबंधन की सरकार चल रही है, वहां भी कुछ खींचतान हो सकती है। हमें ये बताओ साहब कि अयोध्या में मोदी जी आ रहे, अयोध्या में बीजेपी आ रही, तो उसमें हमारा क्या षड्यंत्र? वो तो जनता ने वोट दिया तो वो हार गए। इसी तरीके से बिहार में पुल गिर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या षड्यंत्र साहब? पुल है वो तो बारिश आई, उस क्वालिटी का उसमें सामान नहीं लगा, पुल गिर गए। हाँ, तो आप ये कहिएगा ना कि पुल में जब मटेरियल नहीं लगेगा, सरिया नहीं लगेगी, सीमेंट अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन वो एक और ईश्वरीय और इशारा और भी है। और अच्छी तरह से इंजीनियरिंग से उसमें देख रेख नहीं होगी तो पुल तो क्या बिल्डिंग भी गिरेगी। आप जो है इंडिया गठबंधन की तरफ आओगे तो सही काम होंगे। नौकरियां मिल रही थी बिहार के युवाओं को, जातिगत जनगणना हो गई, कितना बड़ा काम हुआ, जातिगत जनगणना हुई। मतलब देश के इतिहास में बिहार पहला ऐसा राज्य बना जहां जातिगत जनगणना हुई, अपने आप में रिकॉर्ड है। मंडल साहब का ये सपना था, बीपी मंडल का। और इसके अलावा जितने समाजवादी नेता हुए और बड़े बड़े जो चिंतक हुए, तो सबकी इच्छा थी कि 1931 के बाद जो जातीय जनगणना है वो कभी हो ही नहीं पाई देश में, होनी चाहिए। हमें ये मालूम है कि शेर कितने हैं, हमें ये मालूम चीते कितने हैं, सफ़ेद हाथी कितने हैं, भालू कितने हैं, लेकिन जिसकी वजह से ये सृष्टि चल रही है यानी कि इंसान, वो नहीं मालूम कि हमारे देश में कितने जो है वो दलित हैं, कितने जो है वो आदिवासी हैं और उनका स्तर क्या है। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चलिए, ये रिकॉर्ड तो है ही, लेकिन अब सबसे बड़ा जो सवाल है, और बंदा सबसे बड़ा जो सवाल है, ये थोड़ा सा आप गहराई से सोचिएगा और देश की जनता भी गहराई से सोचे और बिहार के मूल निवासी भी गहराई से सोचें कि ये कितना बड़ा मसला है। जो पुल सरकार के पैसे से बना है, लेकिन उसमें भी आम जनता का पैसा लगा हुआ है, और जो पैसा लगा हुआ है वो किस तरीके से लगाया गया है, जनता सरकार जवाबदेह होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से इस पर सवाल भी नहीं उठ रहा। जिस तरीके से सवाल उठना चाहिए उस तरीके से सवाल नहीं उठ रहा। आप कैसे देखते हैं? इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आजकल जो टेंडर भरे जाते हैं वो बिलो रेट जाते हैं, 20% 30% बिलो, जो विभागीय बात है उस विभाग की। फिर उसके बाद अधिकारी उसमें कमीशन लेते हैं, किसी का 10%, 15%, 20%। जब 50%, मान लीजिए कोई 1 लाख की कीमत का काम है, 50% तो उसमें अधिकारी और वो बिलो टेंडर हो गया, तो 50% जो काम का दाम बचा है
उसमें जो ठेकेदार है वो भी फिर सोचता है कि 10% मैं भी बचाऊं। अब 100 रुपए की चीज अगर 40 रुपए में बन रही है तो उसमें कहीं ना कहीं घालमेल होगा। अब इसमें जो रोल आता है, जो भूमिका आती है, वो सरकार की आती है कि सरकार गुणवत्ता की जांच करे। जब कोई सामान बन रहा है, पुल बन रहा है, कोई रोड बन रही है, कोई अब वो इसी से ध्यान आ गया, वो हरियाणा में बारिश में ही रोड बना रहे हैं साहब, जबकि बरसात में तो रोड बननी नहीं चाहिए क्योंकि पानी उखाड़ देता है उसको। और रोड के लिए तो एक निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए, उस टेम्परेचर पे ही सड़क बन पाती है। अब अगर सरकार इतनी ज्यादा अंधी हो जाए, गूंगी हो जाए, बहरी हो जाए, मनमानी करने लगे तो पुल गिरेंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब एक बार बताइए कि 12 पुल गिर चुके हैं और 12 पुलों के गिरने से वहाँ की जो आम जनता है, जो आसपास के गांव है, आसपास के क्षेत्र हैं, उन लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। उस दिन भी कहा था, आपने हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया। नहीं, पूरा ध्यान हमारी दिया। बात पे ध्यान नहीं दे रहे। हमने कहा इससे ट्रांसपोर्टेशन अवरुद्ध हो जाएगा, बच्चों की दवाई, बच्चों का दूध जो एक जिले से दूसरे जिले जाता है, बुजुर्गों की जो दवाइयाँ जाती हैं, जो हम आपके लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं होती हैं, तो एक जिले से दूसरे जिले में जो है पुल के जरिए ही तो, यही तो माध्यम है। या तो रोड से जाए या बाई एयर जाए, ज़्यादातर सामान रोड से ही जाता है। तो अब वो मार्ग अवरुद्ध हो गया, अब कालाबाजारी होगी इसमें, क्योंकि सामान कम होगा, खरीदने वाले ज्यादा होंगे तो दाम बढ़ेंगे, उसका वजन भी जनता पे ही पड़ेगा। अब इस समय देखो, अब आप फिर कह दोगे मैं बीजेपी घेरने लग गया। बरसात हो रही है और इस सीजन में हम देख रहे हैं कि साहब अब दाम देखो, टमाटर 100 रुपए हो गया साहब। एक हफ्ते पहले यही टमाटर 30 रुपए बिक रहा था, प्याज 60 रुपए हो गया, आलू 50 रुपए हो गया। और कोई भी सब्जी लेने जाओ आप, कोई भी सब्जी जो मौसमी सब्जी है, चाहे वो आपका लौकी हो, तोरई हो, भिंडी हो, टिंडे हो, चाहे परवल हो, 80 रुपए किलो से नीचे कोई सब्जी नहीं मिल रही है। और ये सब सरकार की मिली भगत से हो रहा है। और अगर सरकार चाहे तो ये कालाबाजारी रुक सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। सब्जी की तो हमको भी पता है, हमारी 600-700 रुपए की हफ्ते की सब्जी आती है, वो जस्ट डबल हो गई है और डबल में सब्जी आधी हो गई है। बताओ, देख लो। हमारा तो भाई साहब कलेजा जो है वो फूक जाता है जब सब्जी खरीदने जाते हैं। 500 रुपए 600 रुपए लो तो कुछ आता ही नहीं है उसमें साहब। अब वो दुकानदार है, वो कह रहे हैं साहब कि हमारी जो है कमाई कम हो गई है, क्योंकि सब्जी सस्ती होती है तो ज़्यादा बिकती है, महंगी हो रही तो आदमी कम ले जाता है। भाई पहले आप मान लो सब्जी में 2 प्याज डालते हैं, 2 टमाटर डाल रहे हैं, तो अब एक ही डालने लग गए। तो समस्याओं पे हमें आप ये बताइए कि सरकार का फिर काम क्या है। जब आप एक गरीब की और हम आप जैसे मध्यम वर्ग व्यक्ति की जो डेली की ज़रूरतों की चीज़ है उस पे आप ध्यान नहीं दे सकते हैं, उस पे आप लगाम नहीं लगा सकते हैं, भ्रष्टाचार पे और कालाबाजारी पे रोक नहीं लगा सकते हैं, तो ये सरकार फिर फेल है। अच्छा, बिक गई है सरकार फेल की बात करते हैं, आप बिकने की बात करते हैं, लेकिन आप पुरानी चीज़ों से नहीं सीखते हैं। पुरानी बातों पे अगर जाइएगा, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, बीजेपी विपक्ष में थी, तो बड़ी बड़ी जो नेता हैं और बड़े बड़े जो नेता हैं, महिला हो या पुरुष हो, वो गले में लौकी टमाटर और डाल के इतना अच्छा विरोध करते थे। लेकिन आप लोग लोकसभा में तो विरोध कर रहे हो, लेकिन जमीनी स्तर पर आप विरोध नहीं कर रहे। जी लो चौधरी साहब, आपने बिल्कुल वही बात कह दी जो मैं कहने जा रहा था। हमें ये बताओ, लोकसभा में जो विरोध हो रहा है वो वीडियो भी एक्सपंज किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी जी के तख्त के वीडियो उसमें जो है एक्सपेंज कर दिए, वो कटिंग हटा दी, जहाँ जहाँ पे जो मेन बातें बोली वही हटा दी। मतलब अब वो आने वाली पीढ़ी को संसद के रिकॉर्ड में दिखेंगी नहीं। वो आपको याद है तो आप बता दो। हाँ। अब दूसरी बात सुन लो, अब वो तो चलो वो चर्चा का विषय नहीं है, अलग विषय हो जाएगा। अब दूसरी बात आप सुन लो कि विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता या कांग्रेस के नेता रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात को बताने का माध्यम क्या है? टीवी। कांग्रेस की या यूपीओ गठबंधन की जब सरकार थी 2004 से 14 के बीच में, तब टीवी स्वतंत्र थी। हमारे बाबा जी भी सलवार पहन के निकले थे, टीवी पे दिख गया था। अन्ना जी ने जो आंदोलन किया था टीवी पे दिखा था। केजरीवाल जी ने जो भूख हड़ताल की थी टीवी पे दिखा था। और केजरीवाल जी ने कितना कांग्रेस को कोसा था वो भी टीवी पे दिखा था।
मोदी जी ने क्या क्या कांग्रेस के लिए बोला था वो भी टीवी पे दिखा। लेकिन आज के समय हमें ये बता दीजिए, प्राइम टाइम पे कांग्रेस ने नीट को लेके प्रोटेस्ट किया, वो कहीं टीवी पे दिख रहा हो? प्राइम टाइम पे महंगाई के लिए, भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस के तमाम जिलों में और राज्यों में, और यहाँ कह रहा हूँ जंतर मंतर तक पे डेली प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या मजाल प्राइम टाइम पे 5 मिनट के लिए भी नेशनल टीवी उस चीज को दिखा दे। उस चीज को कौन दिखा रहा है? जो सोशल मीडिया है वो दिखा रहा है। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है कि कहीं जो ना कहीं जरूरी मीडिया मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं मीडिया को भी आप इस चीज में सबसे बड़ा दोषी मानते हैं। अब भैया हम इस बात को कहेंगे तो फिर वो मीडिया वाले लोग ये कहेंगे कि कांग्रेसी तो जो है मीडिया को ही गाली देते रहते हैं, कांग्रेसियों के पास और कोई काम ही नहीं है मीडिया को गाली देने के अलावा। अरे भैया हमें ये बताओ, हम तो चौधरी साहब आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों से निवेदन कर रहे हैं, आप हमें ये बताइए, मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया का काम है गरीबों की आवाज़ पहुंचाना सदन तक, सड़क से लेके। अब मीडिया जो है वो आवाज़ नहीं पहुंचा रहा है तो हम गाली किसे देंगे? अब इसी मीडिया से हमें ध्यान आया, एक वो तिहाड़ी चौधरी साहब हैं, सुधीर चौधरी जी। तो सुधीर चौधरी जी ने कल एक वीडियो डाला, एक बाबा जी के इधर हाथरस में जो सत्संग हुआ था उसमें कई 150 के आसपास जो लोगों की जान गई है और सैकड़ों लोग घायल हुए। तो उसमें चौधरी साहब जो है वो सुधीर चौधरी जी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साहब गरीबों की जान इतनी सस्ती क्यों है। तो हमने भी उनके वो जो ट्वीट था तो उस पर कमेंट किया था, हमने साहब जान सस्ती इसलिए है क्योंकि पिछले 10 साल आपने सत्ता की चाटुकारिता की। अगर आप सरकार से सवाल करते, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्या, SC ST OBC के आरक्षण की बात करते, सरकार के आंखों में आंख डाल के आप सवाल करते, अभी भी ये सरकार से सवाल नहीं कर रही कि इतनी भारी जो लापरवाही कैसे हो गई, पुलिस प्रशासन वहाँ क्यों नहीं मौजूद था, और जो घायल थे उनका उपचार क्यों नहीं हो रहा था। जिस जिला अस्पताल में वो घायल एडमिट हुए तो वहाँ बता रहे सुविधाएं नहीं थी, दवाएं नहीं थी, वहाँ ग्लूकोज नहीं था उनको, वहाँ जो है बेड नहीं थे। तो ये काम मीडिया का है ना कि जो जनता के मुद्दे हैं वो सरकार से सवाल करे, सवाल ना करके चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि गरीब की जान इतनी सस्ती क्यों। तो मुख्य जो वजह है वो मीडिया है, क्योंकि मीडिया अपने रास्ते से भटक गया है। मीडिया जो है वो सत्ता के गलियारों में घूमना उसने शुरू कर दिया है। उसने सरकार से सवाल कम ना करके विपक्ष से सवाल करना शुरू कर दिया है। और राम मनोहर लोहिया जी ने ये बात कही थी कि जब संसद आवारा हो जाए और समझ लो कि अगर मीडिया सरकार की तारीफ करने लग जाए, ये बात मान्यवर कांसीराम जी ने भी कही थी कि अखबार और मीडिया जिस दिन सरकार की तारीफ करने लग जाए तो समझ लीजिए कि जनता के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। तो मीडिया जिस दिन तारीफ करना बंद कर देगी बीजेपी सरकार की, मोदी जी की, उसी दिन आप मान लेना कि अब जनता के लिए काम होना शुरू हो गया है। तो प्रोफेसर साहब का बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि जब मीडिया सरकार की तारीफ करना बंद कर दे तो समझ लेना कि काम अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हो रहा है। और अगर सत्ता की मीडिया तारीफ करती रहे और गुणगान करती रहे तो समझ लेना कि अब पब्लिक का कोई धीर रखने वाला कोई नहीं है। तो प्रोफेसर साहब ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है। आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा, हमको इंतज़ार रहेगा। और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। जी नमस्कार।